आपने लाइट्स ऑफ करनी है तो कर दो मेरी। इसका जितना पढ़ोगे तो सारा उसमें इंक्लूड होगा। 110 ज्यादा है, अभी तो हमने 14 सेक्टर हम आज पढ़ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स कौन से? बाकी सब्जेक्ट्स वाला तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं आपको बता दूंगी, आप लोग अभी तक तैयारी रखो अपनी। आज वाला भी जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज है। तो आप कोशिश यही किया करो कि जब लेक्चर आपको दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है, तो फौरन आप जाकर ना घर पे पढ़ लिया करो। ये 403 लैब है, 401 है। SHS, HSB यहाँ पे शो ही नहीं होता। अच्छा, HSB 104। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? यस मैम, वालेकुम अस्सलाम। लिंक देखिए, आपको आज वाला लिंक जो है वो LMS पे नहीं था, इसलिए मैंने अभी स्केड्यूल की है मीटिंग। आप लोग जल्दी से शेयर कर दें सबके साथ, अगर आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है। लेक्चर नजर आ रहा है सबको? बच्चों, आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है जो ऑनलाइन ले रहे हो क्लासेस अभी तक? मैम वैक्सीन खत्म हुई है। पाकिस्तान वाली वैक्सीन लग रही है जो सिंगल डोज है, वो लगवा लो। कम से कम आपके पास कार्ड तो अवेलेबल होगा ना, जो आप शो कर सकते हो कहीं भी कि आप वैक्सीनेटेड हो। बच्चों, रीस्टॉक हो गया, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जाकर लगवाएं अपने घर वालों को भी और खुद भी लगाएं। नो, ठीक मैं है, आज गई हूँ एक्सपो पर, नहीं लग रही अभी। चले आप पता कर लीजिएगा, उनकी हेल्पलाइंस भी होती है, उन पर आप पूछ सकते हो। और दूसरा ये कि अगर आप लोग बाय करके लगवाना चाहते हो तो वो भी फाइजर की अवेलेबल है यहाँ पाकिस्तान में। अभी तो यहाँ पे मैंने सुना है कि पाकिस्तान बेस्ड कोई वैक्सीन है जो पाकिस्तान में ही बनी है, पाकवैक के नाम से, जो सिंगल डोज है। आप वो लगवा सकते हो। और एक और भी है, उसका क्या नाम है, नहीं जो सिंगल डोज वाली है, मैम कैन साइनो नाम है उसका। आई नो, जो कि मेरा ख्याल है अभी ना वो ओल्ड एज में लग रही है लोगों को, अबव 70 एच पे लगाई जा रही है। बट वो आई थिंक अब उन्होंने स्टार्ट कर दी है दूसरे लोगों के लिए भी। तो अगर आपको सिंगल डोज वाली अवेलेबल है कि आप बाय करके लगवाना चाहते हो तो आप लगवाएं जल्दी। आपको पता है कि आपके जो मेड्स हैं वो ऑन कैंपस हैं, ठीक है? तो फिर उसका क्राइटेरिया यही होगा कि अगर आपने नहीं लगाई होगी तो आपको आना तो पड़ेगा, आपको साथ लाना पड़ेगा अपने घर वालों का वैक्सीनेशन का कार्ड। या आपके पेरेंट्स को वैक्सीन अगर लगी होगी तो आप वो उनका कार्ड लेकर आएंगे तो आप यहाँ पे बैठ सकेंगे एग्जाम में। और दूसरा ये कि आपकी जो कुछ स्टूडेंट्स है, ये भी मसला है कि बिलो 18 कहते हैं कि कुछ बच्चे के नहीं लग रही है, और बिलो 18 अब मेरा ख्याल है उन्होंने स्टार्ट कर दी है, कर दी हुई है। तो आपके जो नियरेस्ट सेंटर्स हैं आप वहां जाके पता करें, और आपने अब जो है वो लगवा लेनी है। नहीं लग रही बिलो 18? नहीं नहीं लगी है, मैंने भी सुना है। क्योंकि जो अबव 30 थे, अबव 40 थे, वो लोग नहीं लगवा रहे थे ना, बहुत कम लोगों ने लगवाई है। मेरा ख्याल है अभी भी जो पाकिस्तान में लगी है वैक्सीन वो 39% लोगों को लगी है, बल्कि इससे भी कम है। ओल्ड एज के भी मिलाकर, अडल्ट सब मिलाकर। अच्छा,
तो बच्चों आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है और जल्दी से लगवानी है वैक्सीन, ठीक है, इससे डरना नहीं है, सब लोगों ने लगवा ली है, यूएमटी में भी आपके कितने सारे क्लास फेलोज हैं जिन्होंने लगवा ली है। ओके जी, आप ये लिंक शेयर कर दें जल्दी से। और बच्चों ये मैं आपको बात बता दूं, हमेशा हर लेक्चर में मैं देखती हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट में जब मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर तो बहुत कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अभी भी 30 हैं, और एंड ऑफ द लेक्चर पे सब लोग मौजूद होते हैं अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए। मैंने आइंदा के बाद मीटिंग को लॉक कर देना है, स्टार्ट में 15 to 20 मिनट्स के बाद मीटिंग लॉक हो जाएगी और कोई भी पार्टिसिपेंट एंटर नहीं हो सकेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बिल्कुल एंड पे आकर अपनी सिर्फ अटेंडेंस लगा लेते हैं और आप कोई लेक्चर नहीं लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं, बट लेक्चर लेना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। और सब लोग जो है अपनी प्रेजेंस शो किया करें, पार्टिसिपेट किया करें क्लास में, इस तरह नहीं करना कि बिल्कुल चुपचाप आप लोग लेक्चर ले लेते हो और बस 40 मिनट्स गुजार लेते हो। नजर आ रहा है आपको? ये दरवाजा बंद कर दीजिए। फिर वो आपको नॉक करेंगे, फिर आपको खोलना पड़ेगा बेड, कुछ ना कुछ लेना होगा उन्हें यहाँ से। Okay, बच्चों, today's our lecture is about congenital heart diseases, very important topic regarding cardiovascular system। और इस ये जो टॉपिक है ये मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। आपको इसमें सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है एक्नॉलेज करना वो क्या है, फीटल सर्कुलेशन। अडल्ट सर्कुलेशन आपको पता है, ठीक है, कि हमारा आर्टीरियल सिस्टम है, वीनस सिस्टम है, इसी तरह हमारे जो हार्ट है वो एक मेन ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, जो क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता है, ठीक है, जो हमारा आर्टीरियल सिस्टम में चला जाता है और उसके बाद वीनस सिस्टम के थ्रू ये वापस आ जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में। दिस इज द नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन, ठीक है। अडल्ट सर्कुलेशन से समझ लो या आप समझ लो कि जो एक बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद उसकी सर्कुलेशन ऑब्वियसली नॉर्मली सर्कुलेशन हो जाती है, बट फीटल सर्कुलेशन क्या है, जब जो बेबी है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो जब बेबी ग्रो कर रहा होता है इनसाइड द मदर एब्डोमेन, इनसाइड द मदर यूट्रस, तो उसमें जो मेन न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन सप्लाई है बेबी को वो जाती है थ्रू मदर। मदर के थ्रू किस चीज के थ्रू जाती है, प्लेसेंटा के थ्रू। मनशाद भाई क्या लेना है आपने? अच्छा, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन को सबसे पहले बहुत जरूरी है देखना कि फीटल सर्कुलेशन क्या होती है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, ये इसको एक्नॉलेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि फीटल सर्कुलेशन में बेसिकली हमारा जो मेन ऑर्गन्स, हमारे जो लंग्स होते हैं फीटस में, लंग्स जो होते हैं वो अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते। आपको पता है कि जब बेबी बॉर्न होता है और उस वक्त जिस वक्त बेबी क्राई करता है तो जो उसकी फर्स्ट क्राई होती है वो बहुत बड़ी एक आप ये समझ लो कि इम्पॉर्टेंट चीज होती है उसके लंग्स की एकदम से वेंटिलेशन या आप समझो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ और द प्रॉपर जो रेस्पिरेटरी जो एक पैसेज स्टार्ट हो जाता है, जो एयर एंट्री स्टार्ट हो जाती है लंग्स में, वो हो जाती है जस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। तो फीटल सर्कुलेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते, ठीक है। आमतौर पे देखा जाए तो अडल्ट्स में हम लोगों में जो मेन हमारी ऑक्सीजन सप्लाई है इनटू द लंग्स दैट इज बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी जो हमारे पैसेजेस हैं उसके थ्रू हमारी एयर जो है लंग्स में जाती है, ऑक्सीजन हम अंदर इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन क्या होती है हमारे जो एल्वेलाई हैं, एल्वुलर सैक्स हैं जो कि माइनर एयरवेज हैं, उनके थ्रू कैपिलरीज में वो ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है ट्रांसफर हो जाती है। यही होता है मेन मैकेनिज्म। बट फीटल सर्कुलेशन इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। अब क्या चेंज होता है इसमें, हमारा जो हार्ट है उसमें जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड दैट कंटेन्स deoxygenated blood and that is basically separated or partitioned by a septum which separates that right side of the chambers from the left side because the left side is responsible for the oxygenated blood, okay, that comes from the pulmonary through pulmonary vein from the lungs। तो हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो सेप्टम के थ्रू सेपरेट है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन द नॉर्मल सर्कुलेशन, इन और सर्कुलेशन, हमारी जो अडल्ट सर्कुलेशन है या आफ्टर बर्थ जो सर्कुलेशन होती है। बट बेबीज में क्या होता है, दिस इज द हार्ट, इस हार्ट में जो राइट और लेफ्ट साइड है वो इंटरकनेक्टेड है। जो मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है टू द फीटस दैट इज फ्रॉम दिस प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा के साथ जो है ये क्या आ रहा है, रेड कलर का अम्बिलाइकल कॉर्ड। अम्बिलाइकल कॉर्ड यहाँ आके कनेक्ट कर जाता है विद दिस लिवर। लिवर में ये है डक्टस वेनोसिस। यहाँ से जो सप्लाई है वो जा रही है हमारी फीटस को, हमारी फीटस सर्कुलेशन में। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ से अगर ये वीनस सिस्टम है तो ये एक तरह का आर्टीरियल सिस्टम है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मदर से लेकर आ रहा है और वो जब हार्ट में एंटर होता है तो हार्ट से डायरेक्टली राइट साइड से लेफ्ट साइड पे इस जो कनेक्शन के थ्रू जो है वो चला जाता है ब्लड लेफ्ट साइड पे और वो चला जाता है फीटस सर्कुलेशन में। फिर एक और चीज होती है यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसिस। दिस इज डक्टस आर्टरियोसिस जो कि डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर देती है विद द एओर्टा। एक कंडीशन होती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है जिसमें ये डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट रह जाता है कि आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी भी जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, बेसिकली द पल्मोनरी आर्टरी इज हैविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड originated from the right ventricle. Right ventricle is having deoxygenated blood in the normal circumstances, and pulmonary artery takes deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs for oxygenation. But sometimes when there is congenital heart disease present, which is PDA, patent ductus arteriosus, तो ये जो पेटेंसी है, ये जो एक कनेक्शन है बिटवीन दिस पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ये क्या हो जाता है, ये पेटेंट रह जाता है ये पैसेज हमारा। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी and where is aorta, this is aorta and this is the connection called ductus arteriosus. तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एक ऐसी फीटल कंजेनिटल एनोमली ऑफ द हार्ट है जिसमें बेबी जो है ब्लूइश कलर का प्रेजेंट करता है, साइनोज्ड होता है, बिकॉज अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली चला गया हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, बिकॉज हमारी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में एक पैसेज था वो पेटेंट ही रह गया, वो क्लोज नहीं हुआ, जो कि नॉर्मली क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस क्या है? सबसे पहले कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होती क्या है, जो कि डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, वो इनहेरिटेड नहीं होती। इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज आर इन द जीन्स, कि पेरेंट्स में एक चीज थी और वो जीन्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हुई। बट कंजेनिटल अनोमलीज आपको तब डिटेक्ट होती है जब बेबी बॉर्न हो जाता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप डिटेक्ट नहीं कर पाते बाज़ दफा ये नॉर्मल, और ये वाली एबनॉर्मेलिटीज इंट्रायूट्राइन लाइफ में एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, that is basically the normal phenomenon in intrauterine life. बट अगर आफ्टर बर्थ ये पेटेंट रह जाते हैं पैसेजेस या सेप्टम जो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में बिटवीन टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स हैं, अगर वो पेटेंट रह जाते हैं, जिनको हम एएसडी वीएसडी कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, जो कि ये वेंट्रिकल्स हैं, इनके दरमियान में अगर पैसेजेस हैं एट्रिया के दरमियान में, ये देखो ये पैसेजेस है। ये क्यों है पैसेज? क्योंकि हमारा इंट्रायूट्राइन लाइफ में हार्ट इंटरकनेक्ट होता है राइट साइड लेफ्ट साइड से, बिकॉज हमारा जो मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से ये जो है अम्बिलाइकल कॉर्ड आ रही है, इसमें ये अम्बिलाइकल वेन्स हैं, दीज आर अम्बिलाइकल आर्टरीज, तो ये डायरेक्टली जाके कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे डक्टस वेनोसिस इनटू द लिवर। लिवर में यहाँ पे ये जो ऊपर जा रही है आप इंफीरियर वेना केवा, उसके साथ ये कनेक्टेड है। इसने क्या करना है, हमारी फीटस में प्लेसेंटा ने क्या करना है, नरिशमेंट देनी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन सप्लाई देनी है, बिकॉज अभी इंट्रायूट्राइन लाइफ में फीटस के जो लंग्स हैं वो नॉर्मली वर्क नहीं कर रहे। ठीक हो गया बच्चों? जी जी। बच्चे न्यूट्रिएंट तो कोई नहीं है, ये कुछ कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं जो डेवलपमेंटल आप जो समझो कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज रह जाती हैं फीटस में। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है कि जो डेफिशिएंट था, और या फिर ऐसा भी नहीं है कि मदर जो है वो अंडर नरिश थी, वो ज्यादा प्रॉपरली जो है वो नहीं ले रही थी, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं, डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं। जैसे अब आपने देखा है कि कुछ बच्चे जो कि वैसे फैमिलीज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनमें जो क्लेफ्ट लिप हो जाता है, यहाँ से कटा हुआ लिप होता है, उसमें ऐसी वैसे अदरवाइज बेबी हेल्दी होता है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट के दौरान कोई ऐसी अबनॉर्मेलिटी रह गई कि जिससे वो फ्यूजन नहीं हुई यहाँ पे लिप की। इसी तरह से समटाइम्स क्या होता है कि बेबी जो है वो IUGR रह जाता है, मदर बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती है, बेबी जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का शिकार हो जाता है। उसमें तो चलो हाइपरटेंशन भी एक रीजन है,
बट डेवलपमेंटल चेंजेस में कोई ऐसा न्यूट्रिएंट तो नहीं होता, लेकिन ये डेवलपमेंट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ओके सॉरी। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि समटाइम्स ये जो एबनॉर्मेलिटीज होती है ये अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, ये इतनी माइनर एबनॉर्मेलिटीज होती हैं और आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड पे ग्रॉस एनॉमलीज तो आप डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे हैंड्स प्रॉपर नहीं बने बेबी के, फ्यूजन हुई भी है फिंगर्स में, फिंगर्स के दरमियान में पार्टीशंस नहीं हुई, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये जो होती है ना बहुत माइनर एबनॉर्मेलिटीज एनॉमलीज आप समझ लो ये डिटेक्ट नहीं हो पाती। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो ये फोरामेन ओवेल है, दैट इज द फोरामेन बिटवीन द टू एट्रिया, नॉर्मली प्रेजेंट होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, बट अगर यही परसिस्ट कर जाए इन एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ और आफ्टर बर्थ तो हम इसे क्या कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कि दो एट्रिया के दरमियान में जो सेप्टम था वो डिफेक्टिव है। इसी तरह दो वेंट्रिकल के दरमियान में सेप्टम डिफेक्टिव होता है, उसे क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, ओके। तो फीटल सर्कुलेशन तो सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि फीटल सर्कुलेशन है क्या। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहुत ज्यादा ये कोई कॉम्प्लिकेशन है। इसमें आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि लंग्स जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते। ऑब्वियसली लंग्स जो है वो भी उसमें रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हुई होती। नाउ दिस इज फीटल सर्कुलेशन, ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा कहाँ आएगा, इंफीरियर वेना केवा में, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा एओर्टा में वाया पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, लोअर एक्सट्रीमिटीज में चला जाएगा और देन ब्लड टू प्लेसेंटा वापस। ठीक है, उसके बाद ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा आया इंफीरियर वेना केवा में गया राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में थ्रू फोरामेन ओवेल, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया एओर्टा में, हेड एंड नेक के एरिया में गया, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो जब एओर्टा में लेकर जाएगी तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जब एओर्टा में जाएगा तो हेड एंड नेक के एरिया को सप्लाई होगा, रिटर्न्स वाया सुपेरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द फीटल सर्कुलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चे ने बनाकर ये घर पर देखनी है। अगर ये समझ नहीं आएगी तो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस कभी भी समझ नहीं आएगी, पता ही नहीं चल सकेगा एएसडी क्या है, बीएसडी क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा क्या होता है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा क्या होता है, हमारी साइनोटिक हार्ट डिजीजेस कौन सी है, ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस कौन सी है। एक चीज तो कंफर्म्ड है, आप लोग अपने माइंड में रखिए, साइनोटिक हार्ट डिजीजेस वो होती हैं कि जो पेशेंट में बच्चे में साइनोसिस कर देती हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन कर देती हैं। ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऐसा नहीं होती बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ आ गया तो आगे पढ़ते हैं। ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस वाले बच्चे को कहते हैं हम पिंक बेबी। दिस इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। अगर कहीं पे मिड टर्म पे ये लफ्ज लिखा होगा CHD तो घबरा नहीं जाना, CHD इज कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ये चीज होगी। पिंक बेबी क्या होता है, जिसमें ए साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है, इसमें वॉल्यूम और प्रेशर ओवरलोड हो जाता है। कौन सी abnormalities anomalies हैं अंडर हेडिंग ऑफ दिस ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, दैट आर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ventricular septal defects, atrial septal defects and coarctation of aorta. कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा अगर तो आपको याद हो तो मैं अभी पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, आई थिंक हाइपरटेंशन में वन ऑफ द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, जिसमें क्या होता है एओर्टा एक स्पेसिफिक साइट पे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। वाइवा का ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का कि व्हाट आर एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस, और उसमें बेबी को साइनोसिस होगा या नहीं होगा, कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो उस हेडिंग में आती हैं, पीडीए, वीएसडी, एएसडी एंड कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। व्हाट इज साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, इसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलर। ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलर जो है इसमें 4 डिजीजेस आ जाती हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स आर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में क्या होता है, इसमें जो वेसल्स होती हैं इनका स्ट्रक्चर उल्ट हो जाता है। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो किसके साथ कनेक्ट होता है नॉर्मली, पल्मोनरी आर्टरी के साथ जो कि लंग्स में ब्लड लेके जाती है, और एओर्टा हमारा किसके साथ कनेक्ट होता है, विद लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन ब्लड लेके जाना होता है एओर्टा में। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में क्या होता है, हमारा राइट वेंट्रिकल कनेक्ट हो जाता है विद एओर्टा और राइट वेंट्रिकल कनेक्ट हो जाता है विद पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या प्रॉब्लम होगी,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और एओर्टा के थ्रू वो फिर बॉडी में चला गया। डीऑक्सीजनेटेड, ये क्या है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। एओर्टा का कनेक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, वो हो जाएगा राइट वेंट्रिकल के साथ। पल्मोनरी आर्टरी का नॉर्मली कनेक्शन है विद द राइट वेंट्रिकल, हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। साइनोटिक हार्ट डिजीज क्यों है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और हमारा राइट वेंट्रिकल बाय मिस्टेक और बाय दी स्ट्रक्चरल नॉर्मैलिटीज कनेक्ट था एओर्टा के साथ, वापस चला गया एओर्टा के थ्रू बॉडी में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सर्कुलेट करता रहेगा तो क्या हो जाएगा? साइनोसिस हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। और उसके अलावा जो फोर्थ है इसमें ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ठीक है। एट्रेजिया क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व का मैल फॉर्मेशन, प्रॉपर फॉर्मेशन उसकी ना अगर हुई हो वाल्व की, उसको हम कहते हैं एट्रेजिया। वैसे वेल्वुलर नॉर्मैलिटीज में आपने स्टीनोसिस पढ़ा है, रिगर्जिटेशन पढ़ा है, प्रोलैप्स पढ़ा है, एंड एट्रेजिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एट्रेजिया मीन्स कि अगर वाल्व प्रॉपरली बना ही ना हो, ठीक है, वाल्व प्रॉपरली उसका स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ वहां पे वाल्व की जगह पे कोई ऐसी नॉर्मल ऐसी कस्ट, ऐसे छोटे छोटे से कस्ट हैं, प्रॉपर जो एक वाल्वुलर डेवलपमेंट होती है वो ना हुई हो, मैल डेवलपमेंट ऑफ एनी वाल्व इज कॉल्ड वाल्वुलर एट्रेजिया। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया इज आल्सो अंडर द हेडिंग ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज। बच्चों ये टॉपिक मैं खुद कह रही हूँ कि मुश्किल है, तो यहाँ जहाँ पे कुछ समझ नहीं आता वो पूछ रहे हैं, ठीक है। Atrial septal defect is which type of congenital heart disease? Acyanotic heart disease. Acyanotic heart diseases में atrial septal defect क्या है? बहुत easy, an abnormal opening in the atrium septum which allows oxygenated blood from left atrium to mix with deoxygenated blood in the right atrium. Obviously atria के दरमियान में, दो के दरमियान में एक होल है, इसको ये मैं कह सकती हूँ कि this is patent foramen ovale. This is also called patent foramen ovale, जो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में नॉर्मल था फोरामेन ओवेल, लेकिन अगर वो आफ्टर बर्थ परसिस्ट कर गया तो हमने उसे कह दिया ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर होगा तो क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में मिक्स हो जाएगा विद द राइट एट्रियम, उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो जाएगा। राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेयर? राइट एट्रियम में कहां से ब्लड आता है? फ्रॉम superior vena cava and inferior vena cava as well as from the left atrium। इस केस में लेफ्ट एट्रियम से भी आ रहा है उसमें ब्लड, लीडिंग टू वॉल्यूम ओवरलोड एंड पल्मोनरी कंजेशन। जो मेन प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम इस नॉर्मलिटी के साथ होती है वो क्या होती है कि मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, लंग्स में जाना है ब्लड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के साथ। अब अगर ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से भी आ रहा है तो हमारे लंग्स जो है ओवरलोड हो जाएंगे, लंग्स की वेसल्स कंजेस्टेड हो जाएंगे। एक्सरेज पे जब आप देखोगे तो हेजीनेस होगी, वेसल्स जो है वो कंजेस्टेड होगी। occurs in about 4 to 10% of congenital heart diseases. Okay, now 3 types of ASDs are present. Ostium scandum, ostium means hole, किसी भी किस्म के होल को ostium कहते हैं। Ostium scandum, ostium primum and sinus venosus. Sinus venosus वो होता है कि जब अपर पार्ट में जो है वो होल हो, ठीक है। अब ये वो पार्ट है जहां पे हमारा सुपीरियर वेना केवा एंटर हो रहा है। तो साइनस वेनोसस क्या है? लीस्ट कॉमन होता है ये, साइट एट एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। ऑस्टियम प्राइमम क्या है? लोअर पोजीशन फॉर्म ऑफ एवी सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, ये लोअर वाला ऑस्टियम प्राइमम है। और सेंटर में अगर डिफेक्ट होगा तो स्कंडम है, 50 to 70% ऑफ द केसेस में सेंटर में होता है। मिडल ऑफ द सेप्टम इन द रीजन ऑफ फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन, पेटेंट फोरामेन ओवेल अगर मैं कहूं तो ऑस्टियम स्कंडम इज इक्वल टू पेटेंट फोरामेन ओवेल। Foramen ovale normally in the intrauterine life present in the middle of the two atria. So like ostium scandum भी middle में present है। Lower वाला sinus venosus है, sorry, lower वाला ostium primum है और upper वाला क्या है? Sinus venosus. Sinus venosus is that kind of atrial septal defect which is present at the entry of superior vena cava and it is very least कॉमन, बहुत कम लोगों में इस तरह का प्रेजेंट होता है, 50 to 70% में ये वाला होता है सेंटर। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी बच्चों की? मोस्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन आर एसिम्प्टोमेटिक। पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे उन्हें कुछ भी नहीं होगा,
but over years to decades may experience the symptoms depending on type and severity of ASD. But with the passage of time over the decade, 10 साल के बाद, ठीक है, बच्चे को क्या होगा, सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ ASD. अगर तो होल बड़ा है तो ऑब्वियसली सिवियरिटी ज्यादा है, होल छोटा है सिवियरिटी कम है, होल ऊपर नीचे है सिवियरिटी कम है, सेंटर में है और बहुत बड़ा है फोरामन ओवेल की तरह का तो सिवियरिटी ज्यादा है. बच्चा जो है वो थक जाएगा ड्यूरिंग फीडिंग, थक जाएगा ड्यूरिंग प्लेइंग एंड ईटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फटीग हो जाएगी उससे, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ भी प्रॉपर्ली नहीं होगी. अब ये जो नॉर्मली सुनने में आता है कि बच्चे के दिल में सुराख है, दैट इज दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट. ठीक है, बच्चे जो होते हैं ASD के साथ उनमें ग्रोथ नहीं हो रही होती. ठीक है, चाहे उनका सर्जिकली वो क्लोजर भी करवा दी जाए बट स्टिल उनकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी रिटार्डेड रहती है. डायग्नोसिस कैसे करेंगे? S1 दैट इज द नॉर्मल हार्ट साउंड, लुप डुप लुप डुप इज द हार्ट साउंड, S1 इज लुप एंड S2 इज डुप. S1 नॉर्मल होगी लेकिन S2 स्प्लिट होगी. S2 कैसी होगी? वो स्प्लिट हुई होगी. ठीक है, लुप डुब नहीं होगी, डुब जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई होगी. और इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होगा. यहाँ पे आप इतना ही कर लें, इसकी डिटेल में ना जाएं. मुझे ऑस्कल्टेशन की ये वाली जो फाइंडिंग्स हैं ये आपने बतानी है वाइवा में, बार बार कह रही हूँ कि वाइवा के पॉइंट्स हैं. ठीक है, चेस्ट एक्सरेज में माइल्ड टू मॉडरेट कार्डियोमेगैली होगी, हार्ट जो है इस तरह बड़ा हुआ होगा, कार्डियोमेगैली होगी. आपको मैंने बताया था कि पल्मोनरी वेसल्स अब कंजेस्टेड है, तो पल्मोनरी वेसल्स में कंजेशन की वजह से क्या होगी, इस तरह से वेस्कुलर मार्किंग्स अपीयर हुई होंगी, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स होंगी, एनलार्ज राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा जिसकी वजह से हार्ट बड़ा हुआ होगा. देखो अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्यों साइज में बड़ा हो जाएगा? क्योंकि अब राइट एट्रियम को ज्यादा काम करना पड़ा है अपनी जो है ब्लड को इजेक्ट करने के लिए. क्यों करना पड़ा है? क्योंकि उसके दरमियान में, दो एट्रियम के दरमियान में सेप्टम है, वहां से मिक्सिंग भी होती जा रही है और वो ज्यादा ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से वो ज्यादा फोर्स के साथ काम करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ओवरलोड हुआ हुआ है. ठीक है, क्योंकि ऊपर से मिक्सिंग हो रही है. लेफ्ट वेंट्रिकल भी ज्यादा वर्क करेगा, हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा. ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से ASD में कार्डियोमेगैली होती है. और पल्मोनरी वेसल्स भी कंजेस्टेड होंगी क्योंकि अब उसमें भी ओवरफ्लो, उसमें भी ओवरलोड हो गया. और यहाँ पे लंग्स में मार्किंग्स देखो, ये वेस्कुलर मार्किंग्स जो है अपीयर हुई होंगी. नॉर्मली हमें चेस्ट एक्स पे लंग्स जो है वो बिल्कुल कैसे मिलते हैं? ब्लैकिश होते हैं क्योंकि एयर फिल्ड कैविटीज है. समझ आ गई है? एकोकार्डियोग्राफी भी आप क्या देख लोगे? पोजीशन देख लोगे, साइज साइंस ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट. एकोकार्डियोग्राफी एक ऐसा हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें आप वाल्व्स को प्रॉपर्ली देख लेते हो. उसमें आप अब ये देख लोगे कि साइट क्या है, फोरामेन की वो जो ऑस्ट्रियम है उसकी साइट क्या है. इसका मतलब है कि एकोकार्डियोग्राफी आपको ये भी बता देगी कि ये स्कंडम है, प्राइमम है या साइनस वेनोसिस है. ठीक है, ECG में आप जो है वो क्या चेंजेस होंगी? ECG चेंजेस स्पेसिफिक टू ASD होंगी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स वाली. मैनेजमेंट 20% ऑफ द केसेस में ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एज द चाइल्ड ग्रोज, बट दिस इज फॉर डिफेक्ट्स ऑफ 3 to 8 मिलीमीटर और स्मॉलर. ठीक है, अगर 3 to 8 मिलीमीटर स्मॉलर है, सपोर्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट दे दें, डाइजॉक्सिन, डायूरेटिक्स, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस क्लियर हो जाता है. बट अगर डिफेक्ट मोर देन 8 मिलीमीटर का है तो आपने सर्जिकल रिपेयर करनी है. If spontaneous closure does not occur by school-going age, surgical repair becomes essential to prevent lung problems that will develop from long time exposure to extra blood flow. स्कूल गोइंग बच्चा हो गया बट स्टिल अगर बच्चे को अभी भी वो क्लोजर नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने इसको सर्जरी क्लोज करवाना. सर्जिकल रिपेयर डिफेक्ट मे बी क्लोज विद स्टिचेस और स्पेशल पैच, या तो पैच एक लगा दिया जाता है, ये स्टिच कर दिया जाता है उसको. ठीक है, मटेरियल यूज फॉर पैच फॉर क्लोजर ऑफ ASD मे बी द पेशेंट्स ओन पेरिकार्डियम. अपनी ही पेशेंट की पेरिकार्डियम क्यों ली जाती है? पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, जस्ट लाइक प्लूरा जो कि लंग्स की आउटर लेयर है. अपनी क्यों ली जाती? ताकि आप जो है बॉडी में आप ना उसको कम कर सको, ये जो वो हो जाते हैं, रिजेक्शन हो जाती है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है ना. हाँ, या फिर कमर्शियली अवेलेबल एक बोवाइन पेरिकार्डियम भी होती है और ये जो होती है सिंथेटिक मटेरियल होता है, ये गोरटेक्स डेक्रोन होता है, इसके थ्रू भी क्लोज कर दिया जाता है. ठीक है, बच्चे ये ना कुछ प्रोस्थेटिक मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी में
समटाइम्स सर्जिकल रिपेयर में यूज किए जाते हैं। और ये भी इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि इसकी जो एलर्जी रिएक्शंस होती है ना वो बहुत कम होते हैं, उसके चांसेस कम होते हैं। अब आपको पता है कि एक चीज अगर हार्ट में आपने जाकर लगानी है जहाँ पे हर वक्त ब्लड जो है सर्कुलेट होगा, तो उसमें एलर्जी रिएक्शंस भी कम होते हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी जो एकदम फ्लेयर अप हो जाती है ना, जैसे रिजेक्शन हो जाती है किसी भी ट्रांसप्लांट की, तो वो भी कम होते हैं। तो इसको लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है और फिर ये मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इफेक्ट इज वेंट्रिकुलर septal defect, अगेन a part of or acyanotic heart diseases. This is an abnormal opening in the ventricular septum which allows oxygenated blood from the left ventricle to mix with the oxygenated blood with the right ventricle. ठीक है, right ventricle receives blood from right atrium as well as from left ventricle in this case, leading to volume overload and pulmonary congestion. Again, ठीक है, अब जाहिर है अभी राइट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी आ रहा है, वहां से ब्लड ने आगे लंग्स में जाना, लंग्स भी ओवरलोड हो जाएंगे। VSD are the most commonly occurring type of congenital heart defect occurring in 14 to 17% neonates per year. Per year 14 to 17% neonates में होता है ये per year। ठीक है, ये भी मोस्ट कॉमन होता है। टाइप्स क्या है? सुप्रा क्रिस्टल VSD, मेम्ब्रेनस VSD और मस्कुलर VSD। ठीक है, ये होते हैं सुप्रा क्रिस्टल VSD occurs just beneath the aortic valve at the left ventricular outflow tract। ठीक है, सुप्रा क्रिस्टल कहाँ होगा? इस जगह पे। कहाँ पे होगा? beneath the aortic valve। आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कनेक्ट होता है किससे? एओर्टिक वाल्व से। ठीक है, तो एओर्टिक वाल्व के बिल्कुल beneath जो है सुप्रा क्रिस्टल डिफेक्ट होगा। मेम्ब्रेनस VSD जो है, दिस इज मेम्ब्रेनस वन, द मोस्ट कॉमन टाइप एंड ओरिजिनेट इंफीरियरली, ये थोड़ा सा इंफीरियर होगा। और मस्कुलर VSD जो होता है वो इस तरह से होगा, अकर्स इन द मिड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मिडल। ये वेंट्रिकल्स है, ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड किए हैं वेंट्रिकल। ये वाला जस्ट बिलो एओर्टा वाला कौन सा होगा? सुप्रा क्रिस्टल। मेम्ब्रेनस वाला जो है थोड़ा सा इंफीरियरली ओरिजिनेट हो रहा है, और मस्कुलर वाला जो है वो कौन सा होगा? जो मिडल में होगा। ठीक है, clinical presentations क्या है? Signs and symptoms vary with the size of defect. Infants with moderate to large defect will become symptomatic within first few weeks of life. Shortness of breath होगी while feeding, poor growth, failure to gain weight, frequent respiratory tract infections. If reversal of shunt occurs, cyanosis, clubbing, respiratory distress। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है इसमें? साइनोसिस होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता, साइनोटिक हार्ट डिजीज ऐसा नहीं है। क्लबिंग होती है VSD के साथ। अगर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कार्डियक कॉजेस पढ़ें क्लबिंग की, क्लबिंग क्या होती है? वो जो ब्रॉडनिंग हो जाती है फिंगर नेल्स की, चिमरॉच विंडो जो एक बनती है नॉर्मली, वो लॉस हो जाती है। ठीक है, और जो है एंगल लॉस हो जाता है बेसिकली नेल बेड और ये जो रूट ऑफ द नेल है। तो अगर आप कार्डियक कॉजेस देखें तो कार्डियक कॉजेस में वन ऑफ द कॉज ऑफ क्लबिंग इज VSD, along with that respiratory distress होता है इसमें। ठीक है, डायग्नोस कैसे करेंगे? और ऑस्कल्टेशन पैन सिस्टोलिक मर्मर होगा। S1 is masked by murmur and S3 can be heard at the apex। अब नॉर्मली एक पेशेंट में, किसी भी इंडिविजुअल में, नॉर्मल एक इंडिविजुअल में दो हार्ट साउंड होती हैं, दैट आर S1 और S2 लुप्ड। S3 जो होती है वो समटाइम्स प्रेजेंट होती है, और इसको हम कहते हैं कि ये समटाइम्स नॉर्मली भी प्रेजेंट होती है। जैसे कुछ पेशेंट जैसे अबव 45 इयर्स के हों तो उसमें भी नॉर्मली प्रेजेंट होती है। बट VSD के साथ S1 जो पहली हमारी हार्ट साउंड है वो मास्क हो जाती है विद द मर्मर, और जो S3 होगा ना वो इसमें हमें सुनाई देगी, यानी कि तीन तीन हार्ट साउंड होंगी। S3 हमें कहाँ सुनाई देगी? एपेक्स पे। ये होती है एपेक्स। एपेक्स क्या है? चेस्ट पे जब ऑस्कल्टेट करते हैं तो एपेक्स भी किस जगह पे होती है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकुलर लाइन में, मिड क्लेविकुलर लाइन में, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। तो एपेक्स स्पेस में थर्ड हार्ट साउंड आती है विद VSD। ठीक है बच्चों, उसके बाद चेस्ट एक्सरेस पे कार्डियोमेगाली होगी, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स होंगी जस्ट लाइक ASD। ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या दोगे? डाइजॉक्सिन, डायूरेटिक्स, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाई कैलोरी फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क सप्लीमेंट, ट्यूब फीडिंग्स। सर्जिकल रिपेयर आपने करनी है, क्लोज स्टिचेस और स्पेशल पैच, इंटरवेंशनल कार्डियक कैथेटराइजेशन, सेप्टल ऑक्लूडर लगा देंगे। ठीक है, आउटकम ऑफ सर्जरी 95% इसका सक्सेस रेट होता है। ग्रोथ ऑफ child catches up in 1 to 2 years, size of the heart reduces, murmurs can be heard 2 to 3 months post operative also but hold very little clinical importance। सर्जिकली रिमूव कर दें। बेसिकली जो कॉमन मैंने आपको ASD में बताया था ये वाला ज्यादा कॉमन होता है, जो बच्चों में सुनते हैं ना कि दिल में सुराख, ये वाला ज्यादा कॉमन होता है। इसमें सर्जिकल रिपेयर के बाद 95% सक्सेस रेट है,
इसमें जो है बच्चा जो है वो फौरन से इसकी ग्रोथ भी ठीक हो जाती है, उसकी 1 to 2 ईयर्स में जो है ग्रोथ जो है वो दोबारा वो कैचअप कर लेगा। उसके अलावा इसमें जो है मरमर्स भी 2 to 3 मंथ्स तक आपको सुनाई तो देंगे, बट लेट उसकी कोई अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रह जाती, बट बाद में क्या होगा, पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, मरमर्स उसमें नहीं होंगे और उसकी जो नॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं वो बिल्कुल ठीक आपको सुनाई देंगी। ठीक है, बेसिकली जब इन बच्चों का ये रिपेयर किया जाता है तो उनको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है बार बार। ठीक है, 2 to 3 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स के बाद, जब तक कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते। अच्छा, now the next topic is patent ductus arteriosus, PDA, another important topic regarding our acyanotic heart disease. क्या है PDA? बच्चे किसका कनेक्शन है, ये तो मुझे भी पता, पेटेंट हो जाता है, नजर आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी का किससे कनेक्शन होता है? पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें कौन सा ब्लड होता है? Always remember this thing, that arteries are the vessels which take blood away from the heart. Veins are the vessels which take blood towards the heart. तो यहाँ पे भी सेम है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना वो ब्लड को अवे लेके जा रही है फ्रॉम द हार्ट, चाहे उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट में, ऐसा ही है। तो पल्मोनरी आर्टरी जब हमारे एओर्टा के साथ कनेक्ट हो जाएगी, जो कि नॉर्मली होती है फीटल लाइफ में, अगर अब भी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट चला जाएगा दोबारा से किसमें, एओर्टा में और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, तो पीडीए क्या है, फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, mostly incidents mostly in premature infants or infants born to mother who had rubella during their first trimester of pregnancy. Rubella is a very important sexually transmitted disease. It's a very dangerous disease. अगर तो पेशेंट को रुबेला हो जाता है तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपने भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रुबेला के बहुत ज्यादा हैजर्डस इफेक्ट्स होते हैं ऑन द फीटस। वन ऑफ द इफेक्ट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो व्हाट इज द मेन कॉज हियर? अब आप अभी मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट नहीं होता, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं, बट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का जो मेन कॉज होता है, आप ये समझो कि मोस्टली जो देखा गया है, मोस्टली इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, दैट इज ड्यू टू द रुबेला इन्फेक्शन ऑफ द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो कोई भी इन्फेक्शन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा ना वो ज्यादा इफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन प्रेगनेंसी, उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है, अभी बिल्कुल स्टार्ट की जो डेवलपमेंट होती है, जो हमारा न्यूरल ट्यूब है, जो हमारे पीछे बैकबोन है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, इसीलिए पेशेंट्स को फॉलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, तो आपने ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में याद रखना है कि इसका इंसिडेंस जो है वो किस तरह से, मोस्टली प्रीमेच्योर इन्फेंट्स और इन्फेंट बोर्न टू मदर हु हैड रुबेला ड्यूरिंग first trimester of pregnancy. Through the PDA, oxygenated blood passes from the aorta to the pulmonary artery and mixes with the deoxygenated blood which goes to the lungs, increase blood volume to the lungs causing hypertension. ठीक है, तो पीडीए से क्या होगा, एओर्टा से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और लंग्स दोबारा से हमारे कंजेस्टेड हो गए, ओवरलोडेड हो गए, और ये हमारी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का भी कॉज है। ठीक है, साइनोटिक में भी पढ़ते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसकी, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कंजेस्टेड ब्रीदिंग है, डिसइंटरेस्ट इन फीडिंग और टायरिंग व्हाइल फीडिंग है, पुअर वेट गेन है, स्वेटिंग, टेकिपनिया एंड बाउंडिंग पल्स। ठीक है, तो दीज आर ऑल द साइन सिम्पटम्स, एक तरह के सेम है। ठीक है, ऑस्कल्टेशन पे कॉन्टिन्यूअस मशीनरी मर्मर इन द लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर रीजन। पीडीए में मर्मर किस तरह का होगा, इंफ्राक्लेविकुलर रीजन में लेफ्ट साइड पे क्लेविकल के नीचे मशीनरी मर्मर होगा, जैसे कोई मशीन चल रही है। ठीक है, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में इंडोमेथासिन आईवी देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, मे हेल्प क्लोज पीडीए, इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द मसल्स इनसाइड पीडीए टू कंस्ट्रक्ट देयर बाय क्लोजिंग द कनेक्शन। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो पीडीए की बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है वो क्या है, इंडोमेथासिन आईवी। इंडोमेथासिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, और ये मोस्टली क्लोजर कर देता है क्योंकि कंस्ट्रक्ट कर देता है ये उसको, वो जो पेटेंट वो जो हमारा फॉर्म है। ठीक है, सॉरी एंसर्स में आता है। ठीक है,
डाइजॉक्सिन भी आप देते हो, डायूरेटिक्स भी देते हो, एडिक्वेट न्यूट्रिशन आप देते हो, हाई कैलोरी फार्मूला और ब्रेस्ट मिल्क। सर्जिकल मैनेजमेंट आप इसकी कैसे करते हैं? रिपेयर इज यूजुअली इंडिकेटेड इन इन्फेंट्स यंगर देन 6 months of age who have large defect that are causing symptoms। अब इस केस में आपने 6 महीने से पहले ही बच्चे का क्लोजर करना है, ठीक है। आप होता है ना कि जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं अभी ये बच्चा इस एज को पहुंचेगा तो ही इसका ऑपरेशन होगा। पीडीए में ये होता है कि आपने यंगर देन 6 months में ही अगर लार्ज डिफेक्ट है तो उनका रिपेयर कर देना है। ट्रांस कैथेटर कॉइल भी डाली जाती है फॉर द क्लोजर ऑफ पीडीए। PDA ligation with stitches or the vessel connecting the aorta and pulmonary artery may be cut and cauterized। ठीक है, या तो आप पैच लगाओगे या आप उसको स्टिच कर दोगे, पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर उससे हो जाता है तो, या फिर ये ट्रांस कैथेटर कॉइल होता है एक, या फिर आप कॉटरी करते हो, जो वो पैसेज है ना उसकी कॉटरी करके उन दोनों पैसेजेस को बंद कर देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी अलग हो जाएगी, एओर्टा अलग हो जाएगा, ठीक है। Okay, now comes the cyanotic heart diseases। These type of defects lead to either increase or decrease pulmonary blood flow। ठीक है, अभी आपने वो फ्लो चार्ट में स्टार्ट में देखा था कि या तो इंक्रीज करता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो या ये डिक्रीज करता है साइनोटिक हार्ट डिजीज। लेकिन ए साइनोटिक वाला हमें पता है कि वो वॉल्यूम ओवरलोड करते हैं लंग्स में, वो कंजेशन करते हैं, इसी वजह से ब्रीदिंग के इश्यूज हो जाते हैं, टेकिपनिया हो जाता है, ठीक है। और अल्ट्रा एक्सरे पे हमें कंजेशन मिलती है, वेसल्स जो है हमें वो प्रोमिनेंट मिलती है, ठीक है। So cyanotic heart diseases, these type of defect lead to either increase or decrease pulmonary blood flow। The shunt present is predominantly from right to left, leading to shunting of venous blood without passing through the lungs to be oxygenated। सबसे पहले मेन पैथोलॉजी इसमें क्या है? ये वो डिफेक्ट्स हैं कि जिसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड पे चला जाता है विदाउट गोइंग टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। साइनोटिक हार्ट डिजीजेस ये होती है। फिर ही साइनोसिस होगा ना ऑब्वियसली, फिर सिस्टमिक में दोबारा से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ठीक है। अनऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट्स इन आर्टरीज लीडिंग टू साइनोसिस। एग्जांपल्स आर टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। सॉरी, शंट, शंटिंग क्या होती है? राइट से लेफ्ट की तरफ ब्लड का जाना, यानी कि जो डिफेक्ट है उसके थ्रू जो चला जाता है ब्लड पास होके, फ्लो कहते हैं, ठीक है। ओके जी, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट क्या है? अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन ऑफ सेवरल congenital defects that occurs due to abnormal development of fetal heart during the first 8 weeks of pregnancy। प्रेगनेंसी के पहले 8 हफ्ते में हार्ट प्रॉपर्ली नहीं बना, उसकी वजह से हार्ट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गए जिसको हम टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट कहते हैं, TOF। इसमें क्या क्या आता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में ये 4 चीजें आती हैं। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा के लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए निकाली थी कि ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा बेसिकली होती क्या है। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा वो होता है कि जिसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना इनके दरमियान में डिफेक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। गौर से इसको सुन लें, इस डायग्राम को समझ लें। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा आपसे पूछी जा सकती है। कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्स्ट्रिक्शन होती है एओर्टा की एक साइड पे। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा में होता क्या है कि ये जो वेंट्रिकल्स के दरमियान का डिफेक्ट है ना ये बहुत बड़ा होता है। नजर आ रहा है ना ये डिफेक्ट? ये इतना बड़ा होता है कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो बजाय लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के वो डायरेक्ट यहाँ से एओर्टा में चला जाता है। दिस इज ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। कि एओर्टा हमारा ओवरराइड कर रहा है ओवर दिस लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, and this thing basically leads to cyanotic heart disease। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इतना बड़ा डिफेक्ट है कि उसके बिल्कुल उसके ऊपर से एओर्टा ओवरराइड कर रहा है, ऊपर से जा रहा है। तो होगा क्या कि वो डिफेक्ट क्या करेगा, बजाय इसके कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाए जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ वो डायरेक्ट एओर्टा में चला जाता है, ठीक है। एंड दिस ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा बेसिकली leads to cyanotic heart disease। deoxygenated blood obviously एओर्टा में क्या करना है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है ना फिर वो ब्लड। तो ओवरराइडिंग एओर्टा आप यहाँ पे समझ लो बच्चे, एओर्टा यहीं पे प्लेस होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इधर ही होता है, यहाँ से ही ये ब्लड यहाँ पे एओर्टिक वाल्व के थ्रू जाता है, बट यहाँ पे हमारा डिफेक्ट मौजूद है। नॉर्मली तो इधर सेप्टम होता है, समझ आ गई?
ठीक है, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। आपको लाइफ में बहुत बार ओवरराइडिंग एयोर्टा मिलेगा सुनने को कि इस बच्चे को साइनोसिस है और उसको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ड्यू टू pulmonary artery stenosis, right ventricle has to work harder to push blood into the lungs, thereby increasing the right ventricular pressure and size. अब pulmonary artery stenosis जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का एक पार्ट है, pulmonary valve stenosis। ठीक है, जब pulmonary valve की stenosis होगी तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेजना है, वाल्व स्टेनोस है तो उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एक नैरो पैसेज में से ब्लड को पास करने के लिए। तो क्या होगा, उसका प्रेशर और साइज बढ़ जाएगा राइट वेंट्रिकल का। प्रेशर ऑफ VSD facilitates blood to pass from right ventricle into the left ventricle and mixing blood takes place। VSD की बात हो रही है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की। ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा की बात कर लेते हैं, डायग्राम से समझाने का मकसद ये था प्लीज समझ आ जाए। एओर्टा सिट्स ओवर VSD rather than just over the left ventricle. As a result, oxygen poor blood from right ventricle can flow directly into the aorta. This is overriding of aorta. नॉर्मली सेप्टम होता है VSD और VSD सॉरी कह रही हूँ वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टम होता है। इजीली हमारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा में ब्लड चला जाता है। यहाँ पे डिफेक्ट इतना बड़ा है और एओर्टा बिल्कुल ओवरराइड उस जगह पे कर रहा होता है जहाँ पे वो डिफेक्ट मौजूद है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें चला जाता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, decreased pulmonary blood flow and poor deoxygenated blood circulating throughout the body leads to cyanosis। बच्चे ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, ये एक ऐसी चीज है साइनोटिक हार्ट डिजीज की। आप समझो कि फर्दर जो हमने 4 चीजें पहले ए साइनोटिक में पढ़ी है ना, उसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज की ये पहली हेडिंग है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट मजमुआ है 4 फर्दर चीजों का। टेट्रोलॉजी, अब मैं ये नहीं कह रही कि VSD इज ओनली द पार्ट ऑफ एसानोटिक हार्ट डिजीज। ये जो 4 चीजें इससे मिलकर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बना, ये 4 चीजें ही टेट्रोलॉजी कहलाती है। ये जो चारों चीजें हैं ये क्या करती हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसमें VSD भी है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा भी। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद VSD, बट यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी जो है वो क्या है, एओर्टा की पोजीशन ठीक नहीं है। नॉर्मली उसे कहाँ होना चाहिए, देखो ना, नॉर्मली उसे ओवर जो है वो कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे वो किधर है, VSD के ऊपर है। ये सारी चीजें एक ही जगह पे मौजूद है और उस बच्चे को टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। साइनोटिक हार्ट डिजीज की ये आप समझो कि एक हेडिंग है। ठीक है, ए साइनोटिक में ASD पढ़ा है, VSD पढ़ा है, PDA पढ़ा है, समझ आ गई। इसमें अभी हमने सबसे पहले टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पढ़ा, उसमें फर्दर 4 चीजें पढ़ रही। हाँ, और दूसरा ये कि ये मजमुआ है, ये इंटरकनेक्टेड, ये चारों चीजें एक ही बच्चे में मौजूद हैं ये सब। ठीक है, जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कहलाती है उसमें पल्मोनरी वाल्व की भी स्टेनोसिस है, उसमें बड़ा सा VSD है, उसमें ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा है। ठीक है, तो ये बताने लगी हूँ आपको। साइनोसिस है, इसको इस तरह से ब्लूइश होगा ये बच्चा ना। चिल्ड्रन विद टेट्रोलॉजी ऑफ एग्जिबिट ब्लू स्किन ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ क्राइंग और फीडिंग। ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन लिप्स नेल्स दैट अटैच विद क्राइंग और फीडिंग। इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेबल होगा ये बच्चा, लेथार्जिक होगा, ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं है। रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी होगी, फेंट हो जाएगा जल्दी क्योंकि ब्रेन को अब हमारी ऑक्सीजन नहीं जा रही। क्लबिंग ऑफ द नेल्स होगी, फिंगर नेल्स की, और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी। Auscultation पे an injection systolic murmur is present in the left parasternal region on the third intercostal space due to pulmonary stenosis। अब pulmonary stenosis का injection systolic murmur आपको मिलेगा रिक्वायर्ड। अच्छा, मैनेजमेंट में क्या है, आपने भी इसकी सर्जिकल रिपेयर करनी है at 6 to 18 months of age। अब आहिस्ता से हम इतनी सिवियर डिजीजेस पढ़ रहे हैं कि इसमें आपने पहली वाली हमने जो ASD पढ़ी थी उसमें क्या कहा था VSD में कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, स्कूल गोइंग हो जाए। ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि अब बच्चा बहुत इरिटेबल है, उसको बार बार फेंट हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, 6 to 18 मंथ्स में आप उसकी सर्जरी करवा दें। इट इन्वॉल्व्स क्लोजर ऑफ VSD विद अ पैच टू करेक्ट द ओवरराइड एंड द पल्मोनरी स्टेनोसिस इज रिलीव्ड। इसमें बहुत कुछ करना है आपने, VSD को भी पैच लगाना है, फिर आपने स्टेनोस वाल्व को भी जो है डायलेट करना है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स क्या है, पहले मेरे से सुन लें। ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स ये है जब हमारा राइट वेंट्रिकल
पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्ट ना हो, एओर्टा के साथ हो, और हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के साथ ना हो, पल्मोनरी आर्टरी के साथ हो, तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डायरेक्ट एओर्टा से दोबारा बॉडी में चला गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा लंग्स में चला गया, लंग्स का एक सर्कल चल रहा है ऑक्सीडेटेड का और सिस्टमिक का चल रहा है डीऑक्सीजनेटेड का, दैट कंडीशन इज ट्रांसलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। समझ आ रही है कि पानी पीना है, पी लो। एओर्टा इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे एओर्टा जो है हमारा वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो गया, एंड द पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, उल्टा हो गया, दोनों हमारी मेजर वेसल्स, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल में oxygen poor blood returns to the right atrium from the body, passes through the right atrium and ventricle into the misconnected aorta back to the body, ठीक। oxygen rich blood returns to the left atrium from the lungs, passes through the left atrium left ventricle into the pulmonary artery and back to the lungs। समझ आ गई? बच्चों जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी समझ आ रही है कि नहीं? किसी बच्चे को कोई मसला है तो अभी बता दें, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है ना, इसमें ये सब उल्टा हो गया है। हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्ट हो गया, जो कि नॉर्मली एओर्टा के साथ होना चाहिए, और हमारा राइट वेंट्रिकल जो है वो हो गया है एओर्टा के साथ। तो राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से साइनोसिस हो जाएगा बॉडी में, ऑब्वियसली पूरी बॉडी में अब एओर्टा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। Bluish discoloration of skin, lips and nails beds होंगी that occurs with such activity as crying or feeding, rapid and labored breathing, cold and clammy skin, failure to thrive। ये बच्चा भी survive नहीं कर सकेगा। हाँ, ये जो दोनों तरह के बच्चे ना, टेट्रोलॉजी और फैलट वाले भी, ये भी इनको तो हम लोगों ने नर्सरी में रखना होता है। ये जो कुछ बच्चे आपने सुना होगा कि बर्थ के बाद बहुत अरसा नर्सरी में रहे, फिर उनकी सर्जरी हुई, इनको भी हम इसको भी देखें एनआईसीयू में रखते हैं, न्यूनेटल आईसीयू में। वेंटिलेटर सपोर्ट देनी है इसको, आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन कर देनी है, बैलून एट्रियल सेप्टोस्टमी कर देनी है, आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन्स देने हैं। सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में आपने ट्रांसमिशन ग्रेट आर्टरीज को रिपेयर कर देना है, सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में। बच्चा पैदा हुआ है उसके सेकेंड वीक में, मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स विद हाई मोर्टेलिटी। इसकी नहीं, 2 वीक्स का आपने रिपेयर कर देनी है बाय सेकेंड वीक ऑफ लाइफ। टीजीए रिपेयर इज डन, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। ये तो बहुत बड़ी पैथोलॉजी है, इसमें तो बिल्कुल, उसमें तो चलो फिर भी मिक्सिंग हो गई, कुछ ना कुछ ब्लड चला जाता था ना बॉडी में, एएसडी में भी बीएसडी में भी, लेकिन इसमें तो देखो आप वेसल्स ही उलट हो गई है, तो इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है पेशेंट को, इसमें तो सर्वाइवल बहुत कम होता है बच्चे का, ठीक है। थैंक यू। ये माफी मांग रही है बच्ची के, बस कर दो। इसमें भी शायद यहाँ पे है नहीं इसका। बच्चे वीडियो तो कोई नहीं है, लेकिन वीडियो मैं कोई अच्छे से निकाल के ना नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी आपको। नहीं, जो वीडियो होगी जिसमें वो कंबाइंड इफेक्ट्स हैं सारे, चलो मैं देखूंगी अगर कोई मुझे मिली अच्छी तो, ठीक है। क्या होता है माउंटेन पल्स? बाउंडिंग पल्स क्या होती है? जब आप पल्स पे हाथ रखते हो तो बहुत ज्यादा आपको पल्स फील होती है, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, आप एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चों, मैम वो जो आपने रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हुई है ना, उसमें लेक्चर 4 की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो आप काइंडली चेक कर लें। चले मैं देख लेती हूँ। लेक्चर 4 कौन सा लेक्चर था? आई थिंक वो मैम कैंसर्स वाला, प्राइमरी और सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स वाला। बोन ट्यूमर्स वाला था? चले मैं देख लेती जी हूँ, अगर नहीं है तो मैं फिर जी, आपको अपलोड कर देती हूँ। और भी ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, अटेंडेंस लगवा रहे हैं अभी, तारीख प्रेजेंट।
एमन अफजल, एमन फातिमा, प्रेजेंट मैम। एमन खान, प्रेजेंट। खान, आमना सत्तार, अक्सा खान, प्रेजेंट मैम। अक्सा वजीर, प्रेजेंट मैम। रीश फातिमा, प्रेजेंट मैम। शाह यूनस, अरूज फातिमा, प्रेजेंट। आमना सत्तार आपकी लग गई है। ओके जी। आसमा मकसूद, प्रेजेंट मैम। अतीका रहमान, मैम अरीशा ने प्रेजेंट बोली है, उसकी आवाज लेट आई है। अरीशा यूनस। जी। आतिका रहमान, एमन अफजल आपकी लग गई है। प्रेजेंट। ईशा दुरादिया, फरीहा नूर, फातिमा अजहर, प्रेजेंट। फातिमा जावेद, मैम फरिया नूर प्रेजेंट। ठीक है जी। फातिमा अजहर, फातिमा जावेद, प्रेजेंट मैम। फातिमा सर प्रेजेंट। फातिमा जावेद, फातिमा नईम, प्रेजेंट मैम। तीन इरफान, प्रेजेंट मैम। फायर, प्रेजेंट। हाफिजा इकरा नौरीन, हाजरा नोमान, प्रेजेंट। हाजरा आजम चौधरी, प्रेजेंट। हया खान, इफ्रा हबीब, प्रेजेंट। इफ्रा फातिमा, इरम अकमल, इज्जा अरशद, प्रेजेंट। कंवल तनवीर भट्ट, प्रेजेंट। अशरफ नजीर, प्रेजेंट मैम। जिया, प्रेजेंट। माहीन मरियम, प्रेजेंट। मायरा हफीज, प्रेजेंट मैम। मलाइका अजहर, प्रेजेंट। मरियम गौरी, मारिया रऊफ, मारवी शहबाज, प्रेजेंट। महरीन बुखारी, प्रेजेंट। नाहिल फातिमा, प्रेजेंट। अशरा अकबर, मैम मेहरीन बुखारी प्रेजेंट। ठीक है जी। महरीन आपकी लगी हुई है। मुबशरा अकबर, नमरा रियाज, नतालिया मानद, प्रेजेंट। नहजत जहरा, प्रेजेंट। प्रेजेंट। सुलैन, प्रेजेंट। फाद जहांगीर, रिहा मुश्ताक, प्रेजेंट। रिफ्का जमशेद, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। रिमशा मुबारक, प्रेजेंट। रिमशा सुहेल बाजवा, प्रेजेंट। अम्मा शब्बीर, प्रेजेंट मैम। सबा हसनैन, मैम रुखमा प्रेजेंट। ओके जी। सबा प्रेजेंट हसनैन, मैम। सादिया इकबाल, प्रेजेंट। अमन असगर, प्रेजेंट मैम। समन साकिब, समरा तारिक, सना सलीम, प्रेजेंट। सहर जहीर, प्रेजेंट। काफिया बाबर, प्रेजेंट मैम। हांजा, शहजल मुश्ताक, सैयदा अनुषा अली, प्रेजेंट मैम। सैयदा रिदा बतूल, प्रेजेंट मैम। रिदा प्रेजेंट। ठीक है जी। तहरीम अकरम, प्रेजेंट मैम। मायमा शकील, प्रेजेंट। उम्मे सलमा, प्रेजेंट मैम। फातिमा, प्रेजेंट मैम। जैनब शाहिद, रीना एहसन, प्रेजेंट। ठीक है जी। किसी की रहती तो नहीं है? मैम ईशा। अरीशा, ईशा ईशा तो रादिया। ईशा जुरादी है, ठीक है जी। और किसी? शांता प्रेजेंट। शानजा प्रेजेंट, मैम इरम अकमल। ठीक है जी। और मैम इरम। ईशा जुरादिया, शानजा, हाँ जी। और क्या? मैम इरम। इरम, पूरा पूरा नाम क्या है?
इरम अकमल। इरम, मैम नम्रा रियाज प्रेजेंट है, उसका नेट नहीं चल रहा। इरम आप तो यहाँ नहीं आती होती थी क्लास लेने? निम्रा रियाज, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। मैम मिड्स में कितने लेक्चर्स हैं? कर देती हूँ और अब राह मेहरबानी है बाजी पढ़ लें। जी जी, मिड्स में लेक्चर्स कितने हैं? जितने अभी तक पढ़े हैं, बल्कि मिड्स तक जितने हम पढ़ेंगे। पैटर्न मेरा ख्याल है एमसीक्यूज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू से करके क्या आप थक गए हो ना, मैं भी बना बना के थक गई हूँ। ऐसा करते हैं सब्जेक्टिव रखते हैं और सिनेरियो बेस्ड रखते हैं कुछ। और ये अब आज वाला आप लेक्चर देख लो कि इसमें कितना कुछ है ना, अब इसमें तो मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो ये भी हो सकता है, इसका सिनेरियो भी बहुत अच्छा बन सकता है। मैम फिर बस आप यहाँ हमें पे प्रैक्टिस भी करवा दें। क्या प्रैक्टिस करवा दूं बच्चे? मैम जैसे 15 डेज हैं हमारे पास, तो कोई आप असेसमेंट्स इस तरह की हमें दे दें जो हम एलएमएस पे करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, एलएमएस पे अब ना करें, आप मुझे बता दें, प्रेजेंटेशन दे दें, वाइवा दे दें मुझे। ये भी ठीक है मैम, वाइवा दे दें। चले मैं आपका एक क्विज रख लेती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज जैसे 21 है ना, तो हम इस तरह करते हैं कि 30th को क्विज रख लेते हैं। यस मैम, ओके। 30th को वेंसडे है, तो 30th को मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे बनाती हूँ, और उसमें ना मैक्सिमम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो और रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम, ओके बच्चे मैम। अब सब्जेक्टिव तक 13 लेक्चर हो गए हैं ना हमारे? आज 14 था। ओके मैम। मैं वही दे देती हूँ जो मैंने मिड में देना है, वही मैं मिड में दे देती हूँ, यानी कि पैटर्न वही दे दूँ। ऑन कैंपस और ऑनलाइन में बड़ा फर्क है बच्चे। ऑन कैंपस पे तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं ना, सब्जेक्टिव, यानी कि शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, अब वो रेडियोग्राफ्स हो सकते हैं, वो अब इनकी पिक्चर्स हो सकती हैं। ये से बच्चा बना हुआ था। अब एक ना मैंने इसमें आपको पिक्चर दिखाई है ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा की, अगर उसी पिक्चर को मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दूं, जिसमें वीएसटी भी हो, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा भी हो, जिसमें फोरामेन ओवेल भी पेटेंट हो, स्कंडम वगैरह भी हो ऊपर नीचे, तो ये भी एक चीज बन सकती है। तो आप, यानी कि कहने का मकसद ये है कि आज वाला लेक्चर प्लीज अभी पढ़ लें, क्योंकि बाद में ये वो लेक्चर है कि अगर दोबारा कोई आपको समझाएगा तो आपको समझ आएगी, या आप रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, ठीक है? मैम सिर्फ तो 14 तक लेक्चर्स नहीं हो सकते मिड के? आज तक हो यस तो मैम। सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा करें मिड टर्म तो यस मैम, अभी तक करते हैं, मैम फिर कर बहुत लेंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। 15 तक 14 कर तक भी लें। रख लें, 6 लेक्चर्स में आपको बाद में फाइनल तक कर लूंगी, लेकिन ये 14 लेक्चर्स पे अच्छे वाले होने चाहिए। और अगर कोई इशू ऐसा है कि आपके पास ना एक लेक्चर शायद 11 वाला होगा जो मैंने आपको खुद मेल की है, वो बहुत लॉन्ग था लेक्चर, वो उस पर अपलोड नहीं होना चाहिए, 12th है या 11th है, तो वो आपके पास हर चीज मौजूद है, बुक भी मैंने आपको सेंड की हुई है। ये वाला लेक्चर आप इसमें से कर लो, बुक में थोड़ा सा एलैबोरेटेड होगा लेकिन समझना जरूरी है, तो वो आप इतना भी कर लेते हो तो ठीक है बच्चों। और वैक्सीन प्लीज लगवा लें सब लोग, ठीक है? ओके जी, टेक केयर, मैम अल्लाह जिनकी हाफिज़। दोनों डोज हो गई हैं वो दोनों क्लासेस आके ऑन कैंपस ले सकते हैं? दोनों हो गई है वो आ सकता है, ओके कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है? मैम। पिक्चर है, कार्ड, सर्टिफिकेट जो लेना है। चले अगर वो हो तो ज्यादा अच्छी बात है, पिक्चर भी दिखा सकते हैं, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके जी बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।